हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रत्येक यूपीएससी की तैयारी करने वालों का यह सपना होता है कि वो आईएएस या आईपीएस पदाधिकारी बने। तो आज मैं इस वीडियो में आपको यह डिस्कस करने वाला हूं कि आईएएस और आईपीएस पदाधिकारी के बीच का बेसिक डिफरेंस क्या होता है और उनके पावर में क्या अंतर है, इनमें से कौन ज़्यादा पावरफुल होता है। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए जानते हैं इन बेसिक डिफरेंस के बारे में। आईपीएस पदाधिकारी के पावर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आईएएस का मतलब होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, वहीं आईपीएस का मतलब होता है, आईपीएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विस। दोनों की नियुक्ति रिक्रूटमेंट जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? यूपीएससी के द्वारा किया जाता है, अर्थात संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा दोनों की नियुक्ति की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है कंबाइंड एग्जाम ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के अलावा बहुत सारे और पद होते हैं जिन पर नियुक्ति किया जाता है। किनके द्वारा? यूपीएससी के द्वारा। दोस्तों, यूपीएससी के माध्यम से केंद्र सरकार इनकी नियुक्ति करती है और ये सेवा कहाँ देते हैं? राज्यों में सेवा देते हैं, जो जिस कैडर का राज्य इनको निर्धारित होता है, जिस कैडर का राज्य इनको अलॉटमेंट होता है, उस राज्यों में जाकर ये सेवा देते हैं। इसीलिए इस सेवा को अखिल भारतीय सेवा के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग इनके बेसिक डिफरेंस और पावर के बारे में जानते हैं। तो आईएएस और आईपीएस पदाधिकारी एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों भारतीय समाज में इनका काफ़ी प्रतिष्ठा है, भारतीय समाज में इनका काफ़ी मान मर्यादा है। साथ ही ये प्रशासन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, इसीलिए इनको भारतीय प्रशासन का ध्वजवाहक भी कहा जाता है। इन दोनों सेवाओं को भारतीय प्रशासन का ध्वजवाहक भी कहा जाता है। समाज के विकास में भी इनकी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है और दोनों पद की गरिमा काफ़ी है, ठीक है, समाज में काफ़ी गरिमा है। तो अगर हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म की, तो आईएएस पदाधिकारी के लिए किसी तरह का कोई यूनिफॉर्म की ज़रूरत नहीं होता है, उनका कोई यूनिफॉर्म नहीं होता है। वहीं पुलिस पदाधिकारी को उनका यूनिफॉर्म दिया जाता है, जिसे हम लोग खाकी के नाम से जानते हैं, ठीक है, खाकी के नाम से जानते हैं। इनको यूनिफॉर्म दिया जाता है पुलिस पदाधिकारी को, जबकि आईएएस ऑफिसर को का कोई यूनिफॉर्म नहीं होता है, ठीक है। दोनों ही श्रेष्ठ पद हैं, दोनों पद जो है वो काफ़ी श्रेष्ठ माने जाते हैं भारतीय प्रशासन में। लेकिन आईएएस बनना उम्मीदवारों का पहला पसंद होता है। जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनका पहला पसंद, ज़्यादातर लोगों का पहला पसंद क्या होता है? आईएएस पदाधिकारी बनना होता है। लेकिन दोनों ही पद जो है वो काफ़ी प्रतिष्ठित पद माना जाता है यूपीएससी के अंतर्गत, ठीक है। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो पुलिस सेवा को चुनते हैं क्योंकि उनको वर्दी से काफ़ी प्यार होता है, इसलिए वर्दी उनके ऊपर, वर्दी उनका जुनून होता है, इसलिए वो पसंद करते हैं आईपीएस और अपनी प्रायोरिटी भी आईपीएस देते हैं। आईएएस और आईपीएस पदाधिकारी दोनों ही ऑल इंडिया सर्विस के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये अखिल भारतीय सेवा हैं, लेकिन दोनों के कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी अलग अलग है, ठीक है। और यही उनको डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस भी यहीं से शुरू हो जाता है। क्योंकि कैडर कंट्रोलिंग अलग अलग है तो डेफिनेट रूप से उनके सेवा शर्तें भी अलग अलग होगी। तो जहाँ तक बात करते हैं आईएएस अधिकारी के कैडर कंट्रोलिंग का, तो ये कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी होता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, जिसको हम लोग कार्मिक विभाग के नाम से जानते हैं, ठीक है, कार्मिक विभाग के नाम से जानते हैं। और कार्मिक विभाग कंट्रोलिंग अथॉरिटी होता है आईएएस पदाधिकारी का। और ये कार्मिक जो विभाग होता है वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री के अधीन ही होता है। तो इनका डायरेक्ट दिशा निर्देशन कहाँ से होता है? पीएमओ के माध्यम से होता है, ठीक है। जहाँ तक आईपीएस की बात है, तो आईपीएस कैडर का अथॉरिटी जो होता है वो होम मिनिस्टर होता है, ठीक है। होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत इनका कैडर कंट्रोलिंग होता है। और होम मिनिस्ट्री का प्रधान कौन सा होता है? ये गृह मंत्री होते हैं। तो इनका जो भी सेवा शर्तें निर्धारित होती है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत होती है, जबकि आईएएस की सेवा शर्तें जो है वो कार्मिक प्रशासन निर्धारित करती है, ठीक है। अब जिम्मेदारियों की बात करते हैं, तो दोनों की जिम्मेदारियां में ही बेसिक अंतर पैदा करता है। और आईएएस आईपीएस दोनों ही सेवाओं का जॉब प्रोफाइल जो है वो काफ़ी अब्रॉड है, काफ़ी बड़ा जॉब प्रोफाइल है, काफ़ी मतलब इनके जॉब प्रोफाइल जो है वो ऐसे हैं जिसको खासकर आईएएस का जॉब प्रोफाइल देखा जाए तो इनके अंदर सब कुछ समाहित होता है एक जिले के अंतर्गत, और दोनों ही पावरफुल पद होता है, ठीक है। आईएएस एक डीएम के रूप में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। जब आईएएस पदाधिकारी जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं तो उनका पावर काफ़ी अधिक होता है, ठीक है। आईपीएस के पास केवल उनके विभाग की ही जिम्मेदारी होती है और केवल वो
अपने विभाग में काफ़ी पावरफुल पदाधिकारी माने जाते हैं, ठीक है। जबकि आईएएस पदाधिकारी जो होते हैं वो जिला में सबसे पावरफुल पदाधिकारी माने जाते हैं। एक आईएएस जब डीएम के रूप में होते हैं तो उनके पास डिस्ट्रिक्ट के सभी डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट के जितने भी डिपार्टमेंट होता है वो सभी डिपार्टमेंट उनके अंतर्गत कार्य करता है। लगभग बिहार जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत जो भी डिपार्टमेंट्स वर्क करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत एक डिस्ट्रिक्ट में, तो वो सभी का कंट्रोलिंग पावर जो होता है वो किसके पास होता है? आईएएस पदाधिकारी अर्थात डीएम के पास होता है। डीएम के रूप में वो पुलिस विभाग के साथ साथ अन्य विभागों का भी मुखिया होता है। अगर डीएम जो होता है वो क्या है? पुलिस विभाग का भी मुखिया होता है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी ऑलरेडी पुलिस और आईएएस पदाधिकारी का दोनों का होता है, लेकिन अंतिम रूप से जिम्मेदार लॉ एंड ऑर्डर के लिए किसे माना जाता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को माना जाता है। इसीलिए पुलिस विभाग का कंट्रोलिंग अथॉरिटी भी आईएएस पदाधिकारी होता है, और यही विवाद का विषय भी रहा है और आईपीएस और आईएएस पदाधिकारी में। डिस्ट्रिक्ट की पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी भी डीएम के पास ही होती है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट के जो पुलिस व्यवस्था है उसकी भी जिम्मेदारी किसके पास होती है? डीएम के पास ही होता है। शहर में कर्फ्यू लगाना हो या 144 लगाना हो, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े कोई भी मैटर हो, वो वहाँ डिसीजन मेकिंग के रूप में कौन काम करता है? डीएम काम करता है, ठीक है। एक आईएएस पदाधिकारी ही काम करता है। भीड़ पर कोई भी अगर भीड़ जमा हो और उस भीड़ पर कार्रवाई करने के संबंध में या फायरिंग करने के संबंध में अंतिम रूप से ऑर्डर डीएम ही देते हैं। आईपीएस पर भीड़ पर फायरिंग करने का ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। वो आईपीएस जो होते हैं वो किससे ऑर्डर लेंगे? डीएम साहब से ही ऑर्डर लेंगे फायरिंग करने के लिए, तभी वो फायरिंग करेंगे। पुलिस ऑफिसर के ट्रांसफर के लिए भी डीएम से अप्रूवल लेना होता है। जैसे एक जिले के अंतर्गत अगर एक एसपी आईपीएस पदाधिकारी अर्थात एसपी जब चाहेंगे किसी भी पुलिस पदाधिकारी को ट्रांसफर करने के लिए, तो उनको अथॉरिटी किससे लेना पड़ेगा? वो डीएम से अथॉरिटी लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो अंतिम रूप से डीएम बहुत ही पावरफुल होते हैं। डीएम मतलब एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में आईएएस पदाधिकारी जो होता है वो काफ़ी पावरफुल होता है आईपीएस पदाधिकारी के अपेक्षा, ठीक है। लेकिन आईपीएस पदाधिकारी जो होते हैं अपने डिपार्टमेंट में मतलब पुलिस डिपार्टमेंट में वो सबसे अधिक पावरफुल माने जाते हैं। लेकिन डीएम जो होता है वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी के रूप में अंतिम रूप से पावरफुल पदाधिकारी होता है और अंतिम रूप से जिम्मेदारी भी डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर की उन्हीं की होती है। डीएम के रूप में आईएएस अधिकारी का स्कोप जो है वो डिस्ट्रिक्ट के सभी डिपार्टमेंट में होता है। मतलब डीएम के रूप में एक आईएएस पदाधिकारी जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट के जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उन सभी के कंट्रोलिंग अथॉरिटी वही होते हैं, डीएम ही होते हैं। जबकि एक आईपीएस एसएसपी के रूप में पुलिस विभाग एवं यातायात विभाग के कंट्रोलिंग अथॉरिटी के रूप में काम करते हैं। डीएम का कार्यक्षेत्र जो होता है लैंड रिकॉर्ड से लेकर रेवेन्यू, लॉ एंड ऑर्डर, एग्रीकल्चर, इन सभी डिपार्टमेंट से संबंधित जो भी वर्क होता है उसके लिए भी अंतिम रूप से जिम्मेदार कौन होते हैं? डीएम ही होते हैं। तो डीएम काफ़ी पावरफुल होता है, डीएम यहाँ काफ़ी पावरफुल हो जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं डीएम के पावर के। तो डीएम के पावर के बारे में हम लोग अच्छी तरह समझ गए हैं। अब हम लोग उनके सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं और प्रमोशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जब एक डीएम आईएएस पदाधिकारी का प्रारंभिक पे स्केल जो होता है जिसको हम लोग लोअर पे स्केल के रूप में जानते हैं, तो उनको 7वें पे कमीशन के अनुसार कितना वेतन मिलता है? 56,100 की ये बेसिक है। और बेसिक के साथ साथ उनको क्या मिलता है? डीए मिलता है और भी जो भी अलाउंस होता है, ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, साथ साथ और सारे अलाउंस होता है, वो सभी अलाउंस इनको मिलता है और अलाउंस इनको काफ़ी अधिक मिलते हैं, ठीक है। तो जब डीएम का प्रारंभिक सैलरी कितनी हो जाती है? 56,100, जब वे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के रूप में काम करते हैं, मतलब एसडीएम के रूप में काम करते हैं। तब जब वो सीनियर लेवल पे स्केल में जाते हैं तो 67,700 उनका पे स्केल हो जाता है और वो हो जाते हैं एडिशनल मजिस्ट्रेट। जब वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाते हैं तो 78,800 का पे स्केल हो जाता है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने में उनको लगभग समय लग जाता है, लगभग 9 से 12 साल, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने पर उनको इतना सैलरी मिलना शुरू हो जाता है। उसके बाद इनकी सीनियर पे स्केल में जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लेवल में ही रहते हैं तो इनको मिलता है सैलरी कितना? 1,18,500। और उसके बाद जब ये कमिश्नर बन जाते हैं तो कमिश्नर बन जाने के बाद भी इनकी सैलरी कितना हो जाता है? 1,44,200। और कमिश्नर बनने में इनको लगभग कितना समय लग जाता है? 16 साल के आसपास में, 16 से 24 साल में ये कमिश्नर के पद पर
बन जाते हैं। से इनकी आप देखते हैं कि मैक्सिमम सैलरी जो है, जो कैबिनेट सेक्रेटरी के स्तर का पदाधिकारी बन जाते हैं तो इनको 2.5 लाख रुपए का बेसिक मिलता है और ये फिक्स है, ये 2.5 लाख रुपए इनको मिलता है। इस प्रकार से इनके प्रमोशन जो है वो कमिश्नर के बाद आ जाते हैं सेक्रेटरी के रूप में, और सेक्रेटरी के बाद वही प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, और ये पद जो होता है रैंक बढ़ते जाता है और कैबिनेट सेक्रेटरी तक इनकी प्रमोशन होती है। वहीं आईपीएस पदाधिकारी की बात करें तो जब ये जूनियर लेवल में होते हैं तो इनकी बेसिक सैलरी जो होता है वो उतना ही होता है जितना आईएएस का होता है, ठीक है। जब ये डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रूप में काम करते हैं, मतलब आप समझ गए होंगे कि जब ये डीएसपी के रूप में काम करते हैं तो इनकी सैलरी 56,100 की मिलती है। जब ये एएसपी हो जाते हैं तो इनकी सैलरी कितनी हो जाती है? 67,700। जब ये एसएसपी हो जाते हैं तो इनकी सैलरी हो जाती है 78,800। उसी प्रकार ये डीआईजी जब हो जाते हैं तो डीआईजी की सैलरी हो जाती है 1,31,000। और अब आप देखने लगे होंगे कि यहीं से सैलरी में उनका डिफरेंस भी हो जाता है। और एक डीएम जो होता है वो जब सेक्रेटरी कैबिनेट सेक्रेटरी तक पहुंच जाते हैं तो उनकी सैलरी 2.5 लाख रुपए हो जाती है, जबकि इनकी सैलरी 2,25,000 तक ही रहती है। और ये सीबीआई आईबी रॉ के डायरेक्टर के रूप में भी इनकी नियुक्ति होती है। तो प्रमोशन के दोनों ही पदों में काफ़ी अच्छे खासे स्कोप है। अब हम लोग फैसिलिटीज़ की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलता है, तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि इनको एक बंगला मिलता है और बंगले जो होते हैं वो काफ़ी सुसज्जित होते हैं। बंगले में एक ऑफिस भी होता है और ये दोनों पदाधिकारियों को अच्छा खासा बंगला मिलता है, ठीक है। गाड़ी की बात करते हैं तो इनको मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3 गाड़ी मिलते हैं और ड्राइवर के साथ, ठीक है। 1 गाड़ी है तो 1 ड्राइवर, 3 गाड़ियां हैं तो 3 ड्राइवर इनको मिलता है। और ये इनका अच्छी तरह सदुपयोग भी करते हैं। इनको बॉडीगार्ड भी दिया जाता है, बॉडीगार्ड इनके सुरक्षा के लिए। और डीएम को जहां तक बात करते हैं डीएम की बॉडीगार्ड के मामले में, तो डीएम के बॉडीगार्ड जो होते हैं वो राज्य पुलिस सेवा के अंतर्गत जो भी होते हैं वो एएसआई से लेकर के और बीएमपी के जवान भी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर एसपी की बात करें तो एसपी का पुलिस बल ही उनका होता है, इसलिए वो काफ़ी अच्छे खासे तामझाम के साथ जहां भी जाते हैं बॉडीगार्ड के साथ जाते हैं, तामझाम के साथ। और इसके अलावा और फैसिलिटीज़ की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल से लेकर और सारी जो बेसिक बिल्स होते हैं वो सब का भुगतान सरकार के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से दोनों ही पद काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर पावरफुल की बात करें तो आईएएस पदाधिकारी का पावर अधिक हो जाता है आईपीएस पदाधिकारी के अपेक्षा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें पूरी उम्मीद है कि आप सभी पहलुओं को अच्छी तरह समझ गए होंगे और यह भी समझ गए होंगे कि आईएएस पदाधिकारी और आईपीएस पदाधिकारी में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो डेफिनेट रूप से आप इन दोनों पदों में से कोई भी पद ले सकते हैं और काफ़ी अच्छा पद है ये दोनों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।